प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी गणित में। कक्षा 9वीं में आज हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 1.2 की तरफ। इससे पहले की क्लास आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के बीच जम के शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं काफ़ी दिनों बाद इस चैनल पे फिर बैक आया हूँ। कुछ ज़रूरी कारण बस मैं आप लोगों की क्लास की वीडियोज़ नहीं बना के डाल पा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं। फिर अब से आप लोगों की क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। फ़िलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 यानी कि प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर 1 आप लोग पीछे कंसेप्ट ज़रूर जाके पढ़िएगा। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं हमारे, यानी कि हमारे एक फैमिली है, उसमें अगर आप न्यू ज्वाइन हुए हैं तो आप लोग जाके पीछे की कंसेप्ट और 1.1 को ज़रूर पढ़िएगा। फिर 1.1 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। बहुत ईजी, मैथ हार्ड नहीं है बच्चों, मैथ ईजी है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो आज हम लोग प्रश्न 1 पर तो आप लोग कॉपी कलम किताब रख लीजिएगा, एनसीईआरटी का बुक। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है बाबू, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ दीजिए। यानी कि आपको बताना है कि नीचे जो दिया गया कथन जो है वह सत्य है कि असत्य है, कारण के साथ बताना है। तो प्रश्न नंबर 1 का यानी कि यह जो 1 है प्रश्न नंबर, उसका 1 नंबर का सॉल्यूशन है, यानी कि हल समझिए ना। 1 नंबर का बाबू उत्तर बता रहे हैं। क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक से लिख लेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद ही ना क्वेश्चन का उत्तर देंगे। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बाबू प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह क्वेश्चन कहता है और आपको जवाब देना है कि यह क्वेश्चन सत्य है या असत्य। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यह जो प्रश्न नंबर 1 का जो 1 है, यह कथन सत्य है, सत्य है। अब सत्य है, सत्य और असत्य बताना था, हम तो कह दिए कि सत्य है। आइए कारण के साथ जानते हैं। तो 1 नंबर कहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ बताइए। और पहला क्वेश्चन है 1 नंबर का, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, वास्तविक संख्याएं जो है यह इनका 2 प्रकार है। एक है परिमेय संख्याएं और बाबू दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। तो क्वेश्चन क्या कहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप लोगों को मालूम है कि ये जो वास्तविक संख्या है इसी का ना प्रकार है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय से मिलके ही ना बना है वास्तविक संख्या। तो हर एक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, यह कथन सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या का एक प्रकार है अपरिमेय और परिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय से ही ना और परिमेय से मिलकर बनती है वास्तविक संख्या है। तो इसलिए यह जो कथन है, यह कथन बाबू सत्य है। लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी है। परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी है।
क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन कहा था प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह कथन सत्य है, क्योंकि अपरिमेय और अपरिमेय से मिलकर ही वास्तविक संख्या होती है। तो जब परिमेय होगा तो वास्तविक संख्या होगा ही। तो आप यहाँ पे इसको वीडियोज़ को रोककर स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियोज़ को 2 बार 3 बार देखकर आप इसे बना लीजिएगा अपने कॉपी में। तो यह था प्रश्न का 1 नंबर। और चलिए अब आप लोगों को हम लेके चलते हैं दूसरी नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी है, एक्सरसाइज हल्का है, बहुत हार्ड नहीं है बाबू। तो चलिए इसका हम लेके चलते हैं अब 2। आइए 2 क्या कहता है पढ़ते हैं। 1 का 2 नंबर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m। बाबू संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m, इसको रूट m भी कहा जाता है या कर्णी m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। यानी कि इसमें जो है m जो है बब्बू वह एक प्राकृत संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है। m जो है यह एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु। तो पीछे हम कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बता चुके हैं संख्या रेखा दर्शाना। तो संख्या रेखा दर्शाना आप लोगों को बता चुके हैं ना। मान लीजिए यह पॉइंट है, इससे इस साइड होता है प्लस पॉजिटिव में और इस साइड बाबू निगेटिव में। तो 1 2 3 4 आगे भी बढ़ेंगे, -1 -2 -3 -4। तो यही आपका एक संख्या रेखा है बच्चों। तो कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है। यानी कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या का डिफिनीशन आप लोगों को पता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसमें संख्या रेखा है, तो इसमें प्लस तो नहीं है, इसमें बाबू माइनस भी न है। तो यहाँ पे कर्णी m है। तो कहने का मतलब m एक प्राकृत संख्या है। यह कथन असत्य है, असत्य है। यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि कर्णी m जो है बराबर मान लीजिए 1 हो जाएगा m के जगह पे। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कर्णी m के जगह पे कर्णी -1, क्योंकि संख्या रेखा का ही ना, संख्या रेखा पर ही ना 1 2 3 या फिर माइनस प्लस निगेटिव में होता है। तो बाबू इसीलिए यह कथन असत्य है, क्योंकि कर्णी m एक प्राकृत संख्या, m एक कर्णी -m एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल। प्राकृत असत्य है क्योंकि कर्णी -m एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल, प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। रूट m एक वास्तविक संख्या है। यानी कि रूट m एक वास्तविक संख्या भी नहीं है। यह कथन क्यों असत्य है? क्योंकि ये कहता है नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। तो हम लोग जानते हैं डिफिनीशन प्राकृत संख्या का कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसमें निगेटिव का और भी है और पॉजिटिव भी है। और क्वेश्चन क्या का है? रूट m एक प्राकृत संख्या है। तो क्या प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं? यहाँ पे तो माइनस भी है, तो इसीलिए यह कथन असत्य होगा। और वही बात हमने लिखा है, क्योंकि कर्णी -m एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं है। ठीक है, कर्णी m एक वास्तविक संख्या भी नहीं है। तो आप यहाँ पे वीडियोज को रोककर स्क्रीनशॉट लेके बार हम यह बात कह रहे हैं लिख लीजिएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आती हो, आप हो सकता है कमज़ोर विद्यार्थी कोई नहीं है, सब तेज है। बस सोचने और पढ़ने का अपना एक रूल होता है।
तो आप हर समय सेटिंग कर लीजिए कि हाँ हमको इतने से इतने घंटे यह विषय पढ़ना है, बस आपका सब कुछ चलता रहेगा। जैसे स्कूल का कैसे पीरियड सेटिंग होता है कि हाँ 45 मिनट का 1 घंटी है जिसमें हम मैथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ये सर आएंगे तो हमको फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसी तरह आप भी एक बना लीजिए टाइमिंग टेबल और उसी अनुसार काम कीजिए। हर विषय आपको इजी होगा, कोई भी विषय हार्ड बाबू नहीं है। तो इसी प्रकार प्रश्न नंबर 1 का दूसरा नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं तीसरा नंबर की ओर, यानी कि प्रश्न नंबर 1 का तीसरा नंबर। अगर वीडियोज अच्छी लगी हो तो थोड़ा दबा के लाइक कीजिएगा, आप लोग वीडियोज को रेटिंग दीजिए, अपना रेटिंग बताइए कि वीडियोज कैसा लगा, ताकि आगे की और भी हम अच्छी तैयारी से आप लोगों को अच्छा कंसेप्ट दे पाऊंगा। चलिए, यानी कि प्रश्न नंबर 1 का तीसरा क्या कहता है, देखिएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हम अभी तुरंत न देखे हैं वास्तविक संख्या, आइए फिर से लिखते हैं, क्या दिक्कत है, अपना बोर्ड है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं अभी तुरंत पढ़े हैं बुआ। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या तो अभी तुरंत पढ़े हैं। और यह भी क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यह जो कथन है बाबू, यह असत्य है। कारण भी बताना है क्यों असत्य है, क्योंकि क्वेश्चन हमें कहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह जो वास्तविक संख्या है यह सिर्फ अपरिमेय संख्या तो नहीं ना है, इसमें परिमेय संख्या से भी न मिलकर बनी है। सिर्फ अपरिमेय संख्या का एक प्रकार नहीं ना है, वास्तविक संख्या का प्रकार परिमेय और अपरिमेय दोनों है, और परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनी है। इसीलिए यह कथन जो है असत्य है। इस क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, यह जो है यह गलत है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय से दोनों मिलकर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से दोनों से मिलकर वास्तविक संख्या बनी है, इसीलिए यह क्वेश्चन असत्य है। चलिए इसका कारण लिखते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है। तो इस प्रकार यह था 1 नंबर का तीसरा प्रश्न, लास्ट था। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से प्रश्न नंबर 1 समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। बाबू बुक रखिएगा ज़रूर, अच्छी तरह से समझ में आएगी। अगर आपके पास बुक नहीं है तो फिर आप लोग को पढ़ना मुश्किल है, यानी कि बुक अगर नहीं भी होगा तो आप लोग जाके मार्केट से ले लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कहता है। चलिए देखते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आइए एक बार और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आइए इसका उत्तर हम सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं। कहता है कि एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो अपरिमेय, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो इसमें एक संख्या का उदाहरण जो देना है जो कि मतलब कह रहा है क्वेश्चन हाँ, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक
परिमेय संख्या है, यानी कि ऐसा संख्या का वर्गमूल का उदाहरण देना है जो संख्या एक परिमेय संख्या है। तो मान लीजिए करनी 49, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा बाबू? 7 आएगा, यानी कि 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो 7 के बटा में हम 1 लिख सकते हैं ना, यानी कि 7 के बटा में 1 लिखिएगा तो यह p/q के फॉर्म में आ गया ना, तो यह एक परिमेय संख्या हो गया। तो बाबू इसका सीधा सीधा एक एग्जाम्पल बताना था, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं करनी m बराबर 7, यानी कि यह एक परिमेय संख्या का वर्गमूल हुआ। इसका सीधा सीधा आंसर यही हो जाएगा, यानी कि लिख देंगे करनी 49 एक परिमेय संख्या का वर्गमूल है, यानी कि करनी 49 जो है यह एक परिमेय संख्या का वर्गमूल है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे, अतः करनी, तो इस प्रकार हम लिख देंगे। तो इसका सीधा सीधा आंसर एग्जाम्पल देना था बाबू, यही एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर हम आप लोगों को लेके चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 देखिए बच्चों, आप लोगों को हम बता देते हैं, यह जो मतलब प्रश्न नंबर 3 है, समझिए तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि VVI मान लीजिए या फिर MVVI, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को यह क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों को यानी कि सबसे पहले 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक बाबू प्रकाल की, एक पेंसिल की और एक चांद की ज़रूरत पड़ेगी, और एक स्केल की, 4 चीज़ की। तो आप इसे ज़रूर रख लीजिएगा। फिर आइए हम आप लोगों को क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रश्न नंबर 3, संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि कह रहा है हमें संख्या रेखा पर यह जो √5 है, यानी कि आपका यह √5 है, इसको कह रहा है कि संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए संख्या रेखा, तो हमने आप लोगों को समझा चुका है संख्या रेखा पर। तो यह जो √5 का निरूपित है, इसको पढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। आइए इसके बारे में हम आप लोगों को लेके चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। आगे इसका डिटेल्स हम आप लोगों को पूरे देंगे, यहाँ पे हिंट्स दे देते हैं ताकि क्वेश्चन में इसका यूज है, इसीलिए। तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज लेना होगा आप लोगों को। आइए, यह है एक समकोण त्रिभुज लिए, इसका एक कोण 90 डिग्री होता है, और जो कोण मान लीजिए काउंटिंग कर देते हैं, यह जो कोण है A है, और यह कोण B है, और यह कोण C है। बच्चों 90 डिग्री का ठीक सामने वाला जो रेखा होगा इसको कहते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस और हिंदी में कर्ण, और इसको H से सूचित किया जाता है। और जो कोण 90 डिग्री हो यानी कि जो लंब हो 90 डिग्री उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसे P से सूचित किया जाता है, और इसे लंब कहते हैं। और बच गया सो बाबू हो गया B यानी कि बेस मीन्स आधार, तो इसको कहते हैं आधार। इसका पूरा डिटेल्स हम आपको पढ़ाएंगे आगे जो चैप्टर है, आगे जो चैप्टर आएगी जहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पढ़ना है, हम बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाएंगे। यहाँ पे थोड़ा हिंट्स के रूप में हम आप लोगों को बताते हैं। तो यह कोण कहता है √5, यानी कि यह जो √5 है इसी। तो आप लोगों को इसका एक फार्मूला होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसका एक फार्मूला होता है कर्ण
स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आइए हमको निकालना क्या है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर इतना होता है। तो अब मान लीजिए √5 है, तो √5 को ऐसे रूप में बदलना है, इसके रूप में। तो हम √5 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 प्लस 1, यानी कि फिर √5 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम मान लेते हैं यह जो आपका बेस है, यह जो आपका यह यहाँ से यहाँ तक 2 है, और यह जो है परपेंडिकुलर लंब यह आपका 1 है, इसको हम 1 मान लिए। तो आइए बेस के यानी कि आधार के जगह पे 2 रखिएगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस लंब के जगह पे 1 रखिएगा, तो 1 का स्क्वायर। ऐसा हमने बताया है, इसी के आधार पे हमने इसको तोड़कर माना है। तो 2 का स्क्वायर कीजिए तो 2 दूना 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, आया कितना 5। तो आइए इसको कर्ण स्क्वायर लिखते चलेंगे, कर्ण स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर आप लोगों को प्राप्त हुआ है 5। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर बराबर के इस तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर को उस तरफ फेंकेंगे तो कर्ण यानी कि रूट में बदल जाता है, यानी कि कर्ण यानी कि कर्ण को क्या से सूचित करते हैं, h से। यह क्या हो जाएगा √5। तो इसको हम कह सकते हैं यह जो है यह एक √5 है। तो यहाँ पे यह कंसेप्ट था आप लोगों का पाइथागोरस प्रमेय का। जैसे घड़ी का सुई कहता है ना, और बाबू इसको जब आप लोग ऐसे चांद की सहायता से इसको नाप के देखिएगा, ठीक ऐसे रखिएगा ना, तो ठीक आपका जो यह रेखा है, यह रेखा यह 90 डिग्री आएगा, तो एग्जैक्ट पॉइंट पे आपको प्राप्त होगा। तो इसको आप लोग समझने के लिए हम बताए हैं, चाहे तो आप इसको उतार सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम आप लोगों को संख्या रेखा पर दर्शा के बताते हैं करनी 5 को। चलिए यह कंसेप्ट था आपका जिसकी हमें ज़रूरत थी क्वेश्चन में, इसीलिए हमने पाइथागोरस प्रमेय को बताया। इसका पूरा डिटेल्स हम और आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है और बताना है कि करनी 5 जो है, करनी 5 को दर्शाना है, सॉरी करनी 5 कुछ नहीं है, दर्शाना है। तो चलिए संख्या रेखा सबसे पहले खींचते हैं। कंसेप्ट में आप लोगों को हमने पढ़ाया हुआ है संख्या रेखा के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से। तो चलिए खींचते हैं। यह जो हमने बनाया, मान लीजिए कहीं पे हम, यह पॉइंट है ओ ओरिजिन, ठीक 1 सेंटीमीटर आप नाप के लिखिएगा, 2 3 4 और 5 स्केल से। और संख्या रेखा की दाईं ओर होता है पॉजिटिव में और बाईं ओर निगेटिव में, -1 -2 -3 -4, आगे इस तरह भी होगा। तो हम पीछे कंसेप्ट में बताए हैं, हमको बेस क्या आया था बाबू 2, यानी कि आधार आया था 2 और लंब एल कितना था 1 माने थे, और निकल के आया था हाइपोटेनस h बराबर निकल के क्या आया था, h बराबर निकल के क्या आया था √5। चलिए तो यह जो आइए बेस है, बेस आधार संख्या रेखा पर, तो हम मूल बिंदु यानी कि यह जो है, यह जो ओरिजिन है, ओरिजिन से हम यहाँ से यहाँ तक 2 लेंगे, इस पे लंब यानी कि आधार यही ना होगा, तो आधार हम 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लिए, और कहता है कि आधार जहाँ पे 2 सेंटीमीटर आता है वहीं पे लंब 1 सेंटीमीटर आपको खींचना है। तो आप फिलहाल स्केल से एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर ही लीजिएगा, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो आप 7 यहाँ तक लीजिएगा। हम थोड़ा लंबा बनाते हैं ताकि आपको साफ दिखे, बोर्ड पे दिखने में कोई दिक्कत ना हो।
तो आइए, यह जो हुआ, यह हमने 1 सेंटीमीटर का एक लंब डाल दिया। आइए ना, हम भी छोटा ही लेते हैं, क्या ज़रूरत है बड़ा लेने का, दिखना चाहिए। यह जो हुआ बाबू, यह 1 सेंटीमीटर है। आइए, और इसको हम O से मिला देंगे, O से हम इसको मिला देंगे। तो यह 1 है, यह 2 है, तो यह क्या आया था, कर्ण H बराबर यह 90 डिग्री है, तो यही ना निकल के आया था मेरा कर्णी 5। अब मान लीजिए, हम इसको मानते हैं, मान लीजिए सपोज दैट यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट को A, यह पॉइंट को B और यह पॉइंट को हम C माने, कोई दिक्कत नहीं। इतना काम आपका हो गया। यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा, मुझे ऐसा विश्वास है, क्योंकि ये सारी बातें हम आप लोगों को पीछे बता चुके हैं, वही बातों को हमने संख्या रेखा पर बस दर्शा दिया है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज को। तो आइए लेके चलते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा एक परकाल की, यही परकाल है और पेंसिल है। तो अब क्या करना है, तो आप लोगों को एक चाप यानी कि संख्या रेखा पर एक चाप काटना होगा। तो कैसे काटेंगे, तो परकाल का जो नोकीला भाग होता है ना, ये वाला परकाल का जो यह जो है, परकाल का ये वाला जो नोकीला भाग है, इसको रखेंगे हम O पर, यानी कि A बिंदु पर रखेंगे परकाल का नोकीला भाग और C बिंदु पर पेंसिल का नोकीला भाग। क्या समझे, परकाल का नोकीला भाग रखेंगे A बिंदु पर और C बिंदु पर रखेंगे पेंसिल का नोकीला भाग। तो मेरा एक ऐसे, आइए दिखाते हैं, ऐसे रखिएगा, A बिंदु पर रखिएगा परकाल का नोकीला भाग और C बिंदु पर पेंसिल का नोकीला भाग, और इस प्रकार का आप एक चाप काट दीजिएगा, यानी कि इस पे रखिएगा ना, तो इस पर हमको ये आर्ट नहीं है जो हमसे एकदम, हाँ, इस प्रकार का आपका एक चाप कटेगा। यह था कितना, 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार का एक चाप कटेगा। तो यह जो बिंदु प्राप्त होगा, मान लेंगे यह बिंदु D है, अब बाबू यही बिंदु जो हमें प्राप्त हुआ, यही बिंदु कर्णी 5 है, यानी कि जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा ना आपका O से, यानी कि A से C तक की जितना दूरी होगी उतना ही दूरी होगी हमको A से D तक के। तो यही बिंदु D बिंदु जो हो गया कर्णी 5, तो लिखेंगे D बराबर कर्णी 5। क्या आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत है, नीचे लिख दीजिएगा। अतः यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत होगा, अगर दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बनाइए। यह क्वेश्चन के लिए आप लोग अगर कहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, और एक नहीं उसमें 2-3 क्वेश्चन हम आप लोगों को करा दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अतः बिंदु D √5 को दर्शाता है। अतः बिंदु D √5 को दर्शाता है। तो बाबू आज का क्लास यहीं तक रहा, आप लोग का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख लीजिएगा, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कहाँ बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, और पीछे वाले भी वीडियो का कहिएगा तो लिंक दे ही देंगे, क्या दिक्कत है। और यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है और फ़ोन नंबर भी मेरा यही है 8582010448। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो NCERT या फिर अदर बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। NCERT का तो मैं हर क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिस करना होगा तो अदर बुक से ही प्रैक्टिस करना होगा। तो आप इस पे अगर कोई क्वेश्चन पे दिक्कत आती है तो आप इस पे फ़ोटो लेके के क्वेश्चन को क्रॉप करके आप भेजिएगा, वह क्वेश्चन आपको एक कॉपी पर सॉल्व होके चला जाएगा। समझ में नहीं आती है फिर इस पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। तो यह हुई साइट की बातें। तो आइए कुछ ज़रूरी बातें हम आप लोगों को बताते हैं। अब मैं 10th का जो बैच बराबर मैं कहते आ रहा था कि लेके आऊँगा, सब लोगों ने मुझे मैसेज किया था पहले ही, अभी तो फ़िलहाल मैं समझिए तो 1 महीना का करीब बाद आया हूँ। तो पहले ही मुझे मैसेज आया था, सर कब स्टार्ट कीजिएगा, 2 4 5 बच्चे का
हमने बताया कि बाबू बहुत ही जल्द स्टार्ट होगा, कुछ ज़रूरी काम में हम बिजी है इसलिए 9th का भी वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। तो बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच क्लास 10th का भी सिलेबस मैथ का लेके आएंगे और उसको भी जस्ट 9th से बेहतर हम आपको सॉल्यूशन और 9th क्लास से बेहतर हम आपको देंगे, वो एकदम बोर्ड लेवल की। और साथ में VVI क्वेश्चन भी बताते जाएंगे और उसी के साथ साथ एक चैप्टर ख़त्म होगा, मान लीजिए पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर ख़त्म होगा, पूरा का पूरा उसका ऑब्जेक्टिव हम आप लोग को क्लियर करवाएंगे ताकि एग्ज़ाम का कोई भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटे। तो आप लोगों को इस प्रकार की सहायता करने के लिए हम हर वक्त हर समय क्लास 9th में और क्लास 10th में मैथ के सिलेबस में हम खड़े हैं। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए जमकर और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और मैं एक बात आप लोगों से और बता देना चाहता हूं कि मेरा ग्रुप चलता है, आप इस नंबर पे अपना नाम और अपने गांव का नाम या फिर आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं उस शहर का नाम लिख के भेजिएगा और बोलिएगा ऐड मी, यानी कि ऐड कीजिए मुझे ग्रुप में। तो मैं आपको अपना एक लर्निंग लॉजिक फॉर यू, यह चैनल का नाम है, इसी चैनल पे एक ग्रुप चलता है, उसमें लगभग 110 बच्चे या 15 बच्चे अभी तक जुड़ चुके हैं। बेहतर और भी क्लासेज उसमें मिलेगी आपको, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो उसी में हम आप लोगों को देंगे, आप उस पर इतना नाम और जहाँ से बिलोंग करते हैं अपनी जगह का नाम जहाँ पे रहते हैं और अपना एडमी का इतना टाइप करके आप भेज दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। अब जो वीडियोज होगी हम बहुत सारे स्टूडेंट के पास शेयर करते थे, तो हम अब शेयर नहीं करेंगे। हम मेरा 5-10 व्यूज क्यों ना जाए, मैंने कह दिया ना इस वीडियो से ही 5-10 व्यूज क्यों ना जाए, लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगा अगला वीडियो। यह वीडियो काफ़ी दिन बाद आया है इसलिए यह वीडियो को शेयर तो मैं करूंगा और अगला वीडियो जो होगा उसको मैं शेयर नहीं करूंगा। सिर्फ जितने भी ग्रुप है, मेरा ग्रुप चलता है और भी सर लोग का ग्रुप चलता है, वो सब ग्रुप में मैं ग्रुप है 5 गो ग्रुप है 7 गो, पूरे ग्रुप में मैं इस वीडियोज़ को शेयर कर दूंगा। बाकी बात शेयर करना आप लोग का काम हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अपने दोस्त को बताइएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कीजिएगा और अपने दोस्त को भी नहीं बताइएगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप लोगों को वीडियोज़ को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रिय छात्र।